माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। जो हमारी बुक है उसका हम चैप्टर नंबर 1 यानी कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे और देखेंगे कैसी अर्थव्यवस्था हमें अंग्रेजों से मिली थी। उसके बारे में हर एक क्षेत्र को पूरे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए टॉपिक को शुरू करते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, इससे पहले जरा हम एक नजर ये देख लें कि भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश शासन से पूर्व कैसी थी। यानी कि जब ब्रिटिश अंग्रेज आए थे हमारे देश में, उससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी उसको जरा देख लें। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहने का मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिशील और समृद्ध प्रणाली की थी, यानी कि बहुत ही अच्छी गति से बढ़ रही थी और काफी समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। वहां पे हम कृषि पर निर्भर थे, लेकिन हम एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी जहां किसान स्वयं भूमि के स्वामी थे। दूसरी ओर सिर्फ कृषि ही नहीं, हमारा औद्योगिक क्षेत्र जिसमें हस्तशिल्प वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध था। मलमल नाम का मलमल एक, मैं कहूंगी, वस्त्र था, सूती वस्त्र, जो विश्व भर में प्रसिद्ध था। उस समय पश्चिम बंगाल और आज बांग्लादेश के ढाका में का हिस्सा है, वह मलमल विश्व भर में प्रसिद्ध था। इसके अलावा रेशमी वस्त्र, धातु आदि वस्तुएं भी काफी विख्यात थी, जो ना कि हमारे ही देश में जिनकी मांग थी, विश्व भर में उनकी बहुत मांग हम देखने को मिलती थी। हमारे निर्यात ने वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा अर्जित की। रेशमी सूती वस्त्र अपनी उत्कृष्ट क्वालिटी की वस्तु के लिए प्रसिद्ध थे। तो इन सब से हम ये कह सकते हैं कि हम ना ही सिर्फ कृषि क्षेत्र, हमारे औद्योगिक क्षेत्र और भी बहुत सारी वस्तुओं के लिए हम लोग प्रसिद्ध थे। लेकिन फिर आए ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज, और उन्होंने अपने शोषण से हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया। उनका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक लाभ कमाना। वे हमारी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए नहीं आए थे, वह सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से आए थे। और अपने आर्थिक लाभ में उन्होंने सबसे पहले हमारे हस्तशिल्प उद्योगों का पतन किया। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन क्यों किया? क्योंकि आपको पता होगा, ब्रिटेन में उस समय औद्योगिकरण चल रहा था। उन्हें भारत एक बाजार के रूप में दिखा। उन्हें अपना जो वस्तुएं थी वो हमारे यहाँ बाजार में बेचनी थी, लेकिन हम तो पहले से ही हस्तशिल्प का इस्तेमाल कर रहे थे। उस हस्तशिल्प का उन्होंने पहले पतन किया ताकि उसकी मांग को कम किया जा सके, और हमारे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया अपने औद्योगिक उत्पादन के कच्चे माल के रूप में। यानी कि हमारे यहाँ से कच्चा माल लेते थे और वहां से निर्मित वस्तुओं का हमारे यहाँ निर्यात करते थे। इस तरीके से ब्रिटिश उत्पादों की मांग भारतीय बाजारों में होने लगी और उनका प्रयोग किया जाने लगा। और इन सब चीजों से हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से स्थिर हो गई। यानी कि अर्थव्यवस्था पिछड़ी थी, उसमें कोई भी वृद्धि नहीं हो रही थी। लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। निराशाजनक उद्योगीकरण, जब अंग्रेजों ने हमें अर्थव्यवस्था दी, उसमें लघु और कुटीर उद्योग तो समाप्त हो चुके थे, भारी उद्योगों की कोई भी विकास नहीं था। हम आयात पर अत्यधिक निर्भर थे। ये जो हम पढ़ रहे हैं कि पहले जब ब्रिटिश शासन ने हमें कैसी अर्थव्यवस्था दी, उसके कुछ हम विशेषताओं को पढ़ रहे हैं। सीमित शहरीकरण, हमारी ज्यादातर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी, केवल 15% जनसंख्या ही शहरी क्षेत्रों में रहती थी। तो ये सब जो हमने पढ़ा वो हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ी जो हमें अंग्रेजों से मिली। हम ये कहेंगे अंग्रेजों ने हमें ऐसी अर्थव्यवस्था दी। उस समय ये देख अंग्रेजों ने बहुत दिमाग लगाया कि उन्होंने राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय का कोई आंकलन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि उनको पता था आंकलन करेंगे तो ज्यादा
लोगों तक पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था की गति नहीं हो रही है। तो उस टाइम के अर्थशास्त्री कहेंगे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने राष्ट्रीय आय का आंकलन किया। इसके अलावा विलियम डिग्बी, फिनले शिरियास, VKRV राव, इन्होंने भी राष्ट्रीय आय का अनुमान किया और इन सब के अनुमान में ये पाया गया कि हमारी अर्थव्यवस्था की उत्पादन वृद्धि यानी कि हमारी जो GDP है वो 2% से भी कम है और प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 0.5% है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय हमारी अर्थव्यवस्था की हालत कैसी थी। दोनों ही राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय अत्यंत निम्न थे। तो जरा अभी तक मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया कि कैसी अर्थव्यवस्था मिली, लेकिन अब हम एक एक क्षेत्र को देखेंगे कि हर एक क्षेत्र की क्या हालत थी अंग्रेजों के शासन या हम कहेंगे हमारे स्वतंत्रता के समय में। कम उत्पादकता और उत्पादकता का निम्न स्तर। उत्पादन तो कम था ही और उत्पादकता भी कम थी। मैं कहूँगी अगर उत्पादकता कम है तो उत्पादन तो कम होना ही है। कृषि का पिछड़ा हुआ माना जाएगा। तो उत्पादकता का अर्थ है कि उत्पादन का निम्न स्तर। वर्षा पर निर्भरता। हमारी कृषि ज़्यादातर किस पर निर्भर थी? वर्षा, यानी कि अच्छी वर्षा होती थी तो अच्छा उत्पादन, अन्यथा उत्पादन नहीं होता था। शोषक भूमि बंदोबस्त प्रणाली। अंग्रेजों ने एक ऐसी भूमि बंदोबस्त प्रणाली का इस्तेमाल किया जैसे कि जमींदारी सिस्टम, जमींदारी प्रणाली, महानवाड़ी, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा किसानों का शोषण हुआ, क्योंकि किसान के बीच में और ब्रिटिश सरकार के बीच में बहुत सारे बिचौलिए आ गए और वह मुंह मांगे लगान वसूल करते थे किसानों से और बदले में उन्हें किसी प्रकार की सेवा भी प्रदान नहीं करते थे। कृषि का अनियंत्रित व्यावसायीकरण। उन्होंने हमें व्यावसायिकरण तो सिखाया, लेकिन वो व्यावसायिकरण हमारे ऊपर थोपा गया। उन्हें कहा गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नील की खेती करो और नील की खेती करने से हमारे जो भूमि की उपजाऊ शक्ति थी वो काफ़ी कम होती चली गई। अप्रभावित विखंडित भूमि स्वामित्व। भूमि लोगों के पास जो थी वो छोटी और खंडित थी, यानी कि बिखरी हुई थी, जिससे भी एक किसान को बहुत नुकसान देखने को मिलता था। तो ये जो हमने सभी के सभी पॉइंट पढ़े वो पढ़े हमने कृषि क्षेत्र के लिए। अब हम आगे देखेंगे हमारा औद्योगिक क्षेत्र कि औद्योगिक क्षेत्र की क्या हालत थी ब्रिटिश शासन के दौरान। ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक वर्षों में हम देखेंगे कि एक औद्योगिकरण को खत्म किया गया और उसको खत्म करने के लिए उन्होंने सबसे पहले भारतीय हस्तशिल्प का एक टारगेट बनाया। क्या क्या काम किए जिससे हमारा हस्तशिल्प पूरी तरीके से गिरावट आ गई या पूरा गिर गया? क्यों ऐसा हुआ? तो इसका सबसे पहला एक रीजन है, या मैं कहूँगी एक मुख्य जो कारण था वो था राज्य की भेदभाव शुल्क नीति। भारत में ब्रिटिश वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात ताकि ब्रिटिश वस्तुओं को भारतीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक प्राप्त हो सके, यानी कि प्रतिस्पर्धा कर सके। अब इन्होंने क्या किया, जो भी वस्तुएं भारत से दूसरे देशों की तरफ जाती थी उस पर अधिक से उच्च शुल्क लगाया जाता था, यानी कि टैरिफ लगाया जाता था। और जो भी वस्तुएं ब्रिटेन से हमारे यहाँ आती थी उस पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं था, यानी कि शुल्क मुक्त आयात था, जिससे जो वस्तुएं वहां से आई, मशीनों से बनी वस्तुएं, उनका दाम और कम हो गया और हमारी जो हस्तशिल्प था, हमारा जो हस्तशिल्प था वह मशीनों से बनी वस्तुओं के सामने ज्यादा नहीं टिक पाया। एक और रीजन था राजसी दरबारों का लुप्त होना। हस्तशिल्प का ज्यादातर इस्तेमाल राजकुमार, सम्राट, राजा, नवाब ये सब लोग करते थे, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश शासन आया रियासतें समाप्त होती गई तो ये लोग भी लुप्त होते गए और इनके साथ मांग भी लुप्त होती गई। मशीनों के साथ प्रतिस्पर्धा। मशीनों के साथ प्रतिस्पर्धा का अर्थ है कि प्रतिस्पर्धा जो हम कर रहे थे वह किसके साथ थी? मशीनों के साथ। और मशीन से बनी वस्तुएं ज़्यादा सस्ती होती है और जल्दी बनती है। वही हस्तशिल्प से जो वस्तुएं बनती हैं उसमें लागत भी अधिक लगती है और उसको बनने में भी समय लगता है। तो हमारे कारीगर उनके साथ ऐसी कोई स्पर्धा
नहीं कर पाए, जिसके कारण हमारा हस्तशिल्प पूरी तरीके से खत्म हो गया। रेलवे का आना। ब्रिटिश सरकार को रेलवे का लाना का कारण यही था कि ताकि परिवहन को और अच्छा बनाया जा सके, क्योंकि उनको चाहिए था कि यहाँ से कच्चा माल लेके जाया जा सके और वहाँ से निर्मित वस्तुओं को लाया जा सके। तो जिसकी वजह से उन्होंने रेलवे को शुरू किया और रेलवे के शुरू होने से ये काम और आसानी से हो गया। मांग का नवीनतम पैटर्न। एक और जो सबसे बड़ा कारण बना हमारे हस्तशिल्प के पतन होने का, वो था कि जब ब्रिटिश सरकार आई, अंग्रेज आए, तो अपने साथ नई मांग को भी लाए, नए फैशन को लाए और लोगों ने उस फैशन को अपनाना शुरू किया, जिसके कारण जो हम हस्तशिल्प की मांग कर रहे थे वो मांग हमारी कम होती चली गई। तो क्या आधुनिक घन उद्योगों का विकास नहीं हुआ? विकास तो हुआ, बट हम ये कहेंगे वो निराशाजनक विकास था, क्योंकि कुछ ही उद्योग थे जो हमें देखने को मिले, बहुत अधिक औद्योगिकरण देखने को नहीं मिला। जैसे इसमें है टिस्को और चीनी उद्योग। 1907 में टिस्को की स्थापना की गई और बहुत ही कम पूंजीगत वस्तुओं वाले उद्योग हमें देखने को मिले। तो औद्योगिकरण में मैं ये कहूँगी कि हमारे यहाँ जब हमें अंग्रेजों से यानी कि ब्रिटिश सरकार से जो हमें उद्योग मिले या हमारे उद्योगों का विकास था, वो काफ़ी निराशाजनक था। अब चलते हैं विदेशी व्यापार की तरफ कि ब्रिटिश शासन के दौरान विदेशी व्यापार का क्या हालत था। ब्रिटिश शासन को एक बहुत बड़ा फायदा मिला। 1869 में स्वेज नहर का उद्घाटन हुआ। वो स्वेज नहर ब्रिटेन के लिए बहुत फायदेमंद रही, क्योंकि इसकी वजह से जो समय था व्यापार करने में वो कम लगने लगा और लागत भी कम हो गई, और उसकी वजह से और जल्दी कच्चा माल भारत से ब्रिटेन की तरफ निर्यात होने लगा और तैयार माल वहाँ से आने लगा, और इससे हम बन गए कच्चे माल के शुद्ध निर्यातक और तैयार माल के शुद्ध आयातक। यानी कि कच्चा माल हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करते थे और तैयार माल ज़्यादा से ज़्यादा आयात करते थे। हमारे व्यापार पर एकाधिकार था ब्रिटेन का, क्योंकि हम 50% से ज़्यादा जो व्यापार है वो ब्रिटेन के साथ कर रहे थे। एक अच्छी चीज़ थी, हमारा व्यापार अधिशेष में था, यानी कि निर्यात ज़्यादा थे, आयात कम। लेकिन जो लाभ था वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए था। अंग्रेज अपने लिए उसका इस्तेमाल करते थे, अपने देश में होने वाले युद्ध वगैरह उन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता था। भारत के विकास में इसका कोई लाभ नहीं था। अब जरा चलते हैं जनसंख्यात्मक परिस्थिति, जरा इसमें भी देख लेते। तो 1881 में पहली बार ब्रिटिश भारत में आधिकारिक जनगणना की गई। देखा गया कि जनगणना कितनी जनसंख्या है हमारी, और उसी में नोट करिएगा आप लोग 1921 को महाविभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसी के बाद हमारी जनसंख्या में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। उससे पहले ज़्यादातर जो परिवर्तन थे नकारात्मक, यानी कि मृत्यु दर ज़्यादा थी, जन्म दर कम। तो जन्म दर, मृत्यु दर इत्यादि है लगभग 40 और 48%, जो ये दिखाती है कि हम उस समय अगर हम देखेंगे मेडिकल फैसिलिटी, चिकित्साई सेवाएं, ये बहुत ही खराब हालत में थी, इसीलिए जन्म दर और मृत्यु दर इतना ज़्यादा था। शिशु मृत्यु दर उस समय 218 प्रति हजार, यानी कि 1000 पे 218 बच्चे की डेथ सिर्फ 1 साल से पहले हो जा रही थी, जो आज 33% है, यानी कि 33 प्रति हजार है। तो उस समय की चिकित्सा अवस्था को दर्शाती है। साक्षरता दर, साक्षरता दर का अर्थ है कि 7 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग कितने पढ़े लिखे, तो वो केवल 16% से, और महिलाओं की बात करें तो वो और भी खराब हालत में थी। यह हमारे सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाती है। जीवन प्रत्याशा जो केवल 32% थी, यानी कि हमारी औसत आयु केवल 32%, जो कि आज 69 वर्ष है। तो ये भी दर्शाती है कि हमारे इतनी कम आयु होने का कारण था कि उस समय की चिकित्साई सेवाओं का खराब होना। अब आ जाते हैं व्यावसायिक संरचना कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ काम कर रही थी। तो हमारी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि क्षेत्र में थी। 72% लोग कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे। केवल 9% ऐसे लोग थे जो
उद्योगों में काम कर रहे थे, और बाकी जो बच गए अगर मैं कहूँगी वो सेवा क्षेत्र में काम कर रहे थे। तो इससे मैं ये कह सकती हूँ जो हमारी वृद्धि दर हो रही थी वो काफ़ी अनियमित थी। अनियमित मतलब कि प्रॉपर तरीके से नहीं थी। कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक लोग काम कर रहे थे और दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र में बहुत कम। बुनियादी ढांचा यानी कि कुछ वैसे काम किए, एक अच्छा काम किया, वो हमारे लिए रेलवे लेके आए। लेकिन रेलवे लाने का पीछे का उद्देश्य भी उनका अपना खुद का उद्देश्य था। तो पहली बार हमारे यहाँ रेलवे आई 1853 में। इसके अलावा बंदरगाह का निर्माण उन्होंने किया, रोड वगैरह का भी निर्माण किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सके। तो क्या ब्रिटिश शासन का कोई सकारात्मक प्रभाव था? अभी तक हम लोगों ने सारे के सारे क्षेत्रों को देखा, तो कहीं कुछ अच्छा भी हुआ हमारे लिए, कुछ चीज़ें अच्छी हुई, लेकिन ये अच्छी चीज़ें जानबूझ के नहीं गई, ये वैसे ही हमें मिली। किसान का व्यावसायिक दृष्टिकोण, किसान को एक चीज़ सीखने को मिली कि हम खेती को व्यावसायिक तरीके से भी कर सकते हैं। पहले वो खेती सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए कर रहे थे, अब हम व्यावसायिक तरीके से भी कर सकते हैं। रेलवे, हमारे लिए रेलवे वो देखे गए तो हमारा कहीं ना कहीं हमें उसका फायदा देखने को मिला। मौद्रिक विनिमय, उससे पहले ज्यादातर हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भर थे, उन्होंने हमें मौद्रिक विनिमय के बारे में सिखाया। प्रशासन का प्रभावी प्रणाली, हमें उन्होंने सिखाया कि प्रशासन को कैसे बेटर तरीके से किया जा सकता है, और उनका जो प्रशासन का तरीका है वो आज भी हम अपने देश में अडॉप्ट करते हैं। तो अभी तक हमने पूरे चैप्टर को पढ़ा, हर एक क्षेत्र को पढ़ा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय और पहला वैज्ञानिक आंकलन किया? यानी कि किसने पहली बार वैज्ञानिक आंकलन करने को मिला? दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, VKRV राव, RC देसाई। तो इसका सही आंसर है VKRV राव। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 1921 को भारत की जनसंख्या इतिहास में एक महत्वपूर्ण विभाजन का वर्ष माना जाता है, क्यों? जनसंख्या वृद्धि दर पहली बार सकारात्मक हुई, मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो गई, जन्म दर मृत्यु दर दोनों नकारात्मक थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर सही है ए, क्योंकि उसके बाद से जनसंख्या वृद्धि दर में सकारात्मक वृद्धि हुई। 1869 में स्वेज नहर के उद्घाटन से निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न हुए। स्वेज नहर से क्या हमें परिणाम देखने को मिले? भारत के घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित किया गया? नहीं। भारत के विदेशी व्यापार में कमी हुई? नहीं। वैश्विक बाजारों के साथ भारत का निकट एकीकरण, या डी, ए और सी? तो इसका सही आंसर है वैश्विक बाजारों के साथ भारत का निकट एकीकरण हमें देखने को मिला, और खासकर ब्रिटेन के साथ में। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर दर्ज कीजिए। भारतीय हस्तशिल्प मुख्यतः अंग्रेजों की भेदभाव टैरिफ नीतियों के कारण नष्ट हो गया, ये तो बात सही है। रेलवे की स्थापना मुख्यतः ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति हेतु की गई, ये भी सही बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से पूर्व पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन पर आत्मनिर्भर हो गई थी, ये सही नहीं है। तो इसके पहले और दो, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि की पहचान निर्वाह खेती के रूप में की जाती थी। इनमें से गलत कथन हमें देखना है। कृषि की व्यावसायिक करने भारत के किसानों को लाभान्वित किया, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत में बार बार अकाल उत्पन्न हुए, ये बात भी सही है। ब्रिटिश नीतियों के कारण बहुत ज्यादा अकाल भी उत्पन्न हुए। जमींदारी प्रथा के कारण किसानों का व्यापक शोषण हुआ, ये बात भी सही है। जमींदारी प्रथा के कारण किसानों का शोषण तो हुआ। तो इसमें जो सबसे गलत कथन है वो है ख, कि कृषि के व्यवसाय करने किसानों को लाभान्वित नहीं किया और उनके जीवन सुधार में स्तर में सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसको खराब उन्होंने किया। तो ये थी आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो जो भी आपका फीडबैक है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।